जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में इसके आने की संभावना काफी ज्यादा है। और ये जो टॉपिक है इसको आप करंट अफेयर से रिलेट मत करना। ये टॉपिक जो है वो आप ये मान के चलिए कि आपके जनरल स्टडीज के अंदर जीएस पेपर 1 और 3 दोनों के अंदर एक एड ऑन है। तो हम डिस्कस जो करेंगे वो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न क्लाइमेट चेंज दोनों से जुड़ा है। ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A, जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी और हिस्ट्री सेक्शन में के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन के लिए भी ये काफी रेलिवेंट टॉपिक है। और बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो पहले अभी आपका फोकस पूरा होना चाहिए टॉपिक को समझने के ऊपर। फिर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज आपके लिए काम की है, क्या चीज आपके लिए काम की नहीं है। गॉट इट? तो देखो, सबसे पहले न्यूज की बात करें तो एक रीसेंट स्टडी साइंस एडवांसेस जर्नल में पब्लिश हुई, जो ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A के टाइमिंग, उसके कॉजेज यानी कि उसके कारण और उसके इंपैक्ट के बारे में डिटेल्ड प्रोवाइड कराती है। और स्टडी ने वॉल्केनिक ऐश डिपॉजिट्स का उपयोग करके यह प्रूव किया है कि यह इवेंट जापान के माउंट एशिबेत्सु वॉल्केनिक टफ्स के साथ कैसे लिंक्ड था। और क्या यह अमेजिंग नहीं है कि पुराने क्लाइमेट इवेंट्स को समझकर हम मॉडर्न क्लाइमेट चैलेंजेस को टैकल करने के लिए कुछ सीख सकें। यस, ये होता यही है ना कि हम हिस्ट्री में हुए इवेंट्स को देखकर आज की डेट की परेशानियां जो है उसको सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। तो ये वही इवेंट है। तो आपने सबसे पहली चीज तो न्यूज में क्या चीज देखी, ये अभी के अभी एट अ टाइम रिकॉर्ड कर लो कि रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट का पहले नाम लिख लेना, ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A। ठीक है? अब इसमें क्या हुआ, ये किस समय का इवेंट था? बहुत क्रिटेशियस पीरियड का ये इवेंट था। रिसर्च प्रोवाइड कर रही है एक डिटेल्ड डेटा कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे इसके, जो हम डिस्कस करेंगे। ये फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वॉल्केनो से निकलने वाली जो राख थी ना, एशेस, उसको स्टडी किया और इस इवेंट के बारे में इनको रिसर्चर्स को पता लगा। बट आपसे एग्जाम में बताऊं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एशिबेत्सु कहां पर है, तो वो जापान में है। तो ये लिख लेना आप, है ना। अब ये स्टडी हमें बताएगी कि किस प्रकार से आज की डेट में पुराने इवेंट को, यानी कि ये जो पुराना समय पर ये इवेंट हुआ था 119.5 मिलियन साल पहले, क्रिटेशियस पीरियड में, तो उस इवेंट को स्टडी करके आज की डेट में जो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये अभी हम समझने वाले हैं। तो न्यूज में क्या अपडेट है, आपको पता लग गया कि रिसर्चर्स एक स्टडी कर रहे हैं इस इवेंट के बारे में। अब आगे की चीज ध्यान से सुनो कि क्या है ये ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A। मैंने आपको बताया 119.5 मिलियन साल पहले का ये पीरियड था जब ओशियन के अंदर ऑक्सीजन की सीवियर कमी हो गई थी। देखो, ओशियंस में ऑक्सीजन की कमी हो गई इस समय पर। यह इवेंट मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ। वॉल्केनो बहुत ज्यादा इरप्ट हुए, फटे, और इसमें
ऑन्टोंग जावा न्यूई कॉम्प्लेक्स जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते थे, तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओशियन एसिडिफाई हो गया, समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इससे ना सिर्फ सिर्फ समुद्र में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं उनके शेल्स डिसॉल्व हुए, बल्कि मरीन इकोसिस्टम का यानी कि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा बैलेंस हिल गया, बिगड़ गया। तो हमने इस इवेंट में क्या चीज देखी कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में, ये लिख लेना, बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्केनिक इरप्शन हुए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज हुआ, और जो कि आज की रेट में हो रहा है, देखो करंट केस में CO2 रिलीज हो रहा है ना एनवायरमेंट में, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हुआ क्या, इस ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओशियन एसिडिफाई हो गया, है ना, सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो गई ओशियन के अंदर। तो इस पूरे इवेंट को क्या क्या बन गया, ओशियन एनॉक्सिक इवेंट वन है। ऑक्सीजन के अंदर जब सॉरी समुद्र के अंदर जब लो लेवल हुआ ऑक्सीजन का, तो समुद्र में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट हुए, है ना। तो आज भी वही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत दिक्कतें हो रही है, समुद्र में रहने वाले प्राणी जो है वो खतरे में है। तो अगर आपसे पूछ लें कि ये ओशियन एनॉक्सिक इवेंट वन ए क्या है, तो आपको ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कि 119.5 मिलियन साल पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था धरती के अंदर, कि धरती में मौजूद ओशियन जो था उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि जब वॉल्केनो जो था वो फटा जापान के अंदर, है ना, माउंट एशिबेत्सु, तब उस समय हमें देखने को लगा बहुत ज्यादा यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और उससे CO2 रिलीज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओशियन एसिडिफाई हुआ, ओशियन का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, और मरीन की जो प्रजातियां हैं, समुद्र की जो प्रजातियां हैं, वो पूरी तरह से नुकसान हुआ उनको। क्लियर, यहां तक सिर्फ इतनी बात आपको समझनी थी कि ये इवेंट है क्या, समझ में आ गया। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो अब ये जो स्टडी हुई है इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस किया। पहले तो सटीक डेट मिल गई, 119.5 मिलियन साल पहले शुरू, और 1.1 मिलियन साल तक चला ये पूरा इंसिडेंट, पूरी घटना। वॉल्केनिक ऐश जो है उसका आइसोटॉपिक एनालिसिस इसका प्रूफ है। तो ने वॉल्केनिक एशेस के थ्रू जो है वो उसको प्रूफ किया। तो ये आपको उतना ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि वो इवेंट कब शुरू हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि जापान के डिपॉजिट्स को फ्रांस के स्ट्रेटा के साथ कोरिलेट किया गया, आइसोटोप शिफ्ट से मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी और कार्बन साइकिल चेंजेस को इंडिकेट किया। तो इन्होंने बोला कि भाई जैसी वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया। इनने इस चीज को आपस में रिलेट कर दिया कि कार्बन साइकिल में चेंजेस आए। फिर वॉल्केनो जब फटा, ज्वालामुखी फटा, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उसने पूरे दुनिया भर के कार्बन साइकिल को बर्बाद कर दिया, और इसका रिजल्ट था इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ, है ना, और भारी नुकसान 119.5 मिलियन साल पहले धरती पर देखने को मिले, जो सेम आज की रेट में, उस समय ग्लोबल वार्मिंग हुई थी वॉल्केनो के फटने से, आज की रेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के चलते, यानी कि मानव के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग है हुई है, क्योंकि आज की रेट की ग्लोबल वार्मिंग का कारण मानव ही है। CO2 अपन बोलते हैं ना, CO2 रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में, वही चीज है। तो सेम पुरानी घटना हुई, आज की घटना हुई, कंडीशन सेम ही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस स्टडी ने बता दिया कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू आज से पहले भी हुआ था, 119.5 मिलियन साल पहले, ये याद रखना है। अब और चीजें सुनो, आज की रेट में इसका मॉडर्न रेलिवेंस क्या है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ये आपको एनॉक्सिक मरीन बेसिन, ये चाहो तो लिख लो, वैसे तो आपने लिख ही लिया इस इवेंट के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि समुद्र में एक्सट्रीम लो या नो ऑक्सीजन हो जाता है। अब समुद्र के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्रजातियां कैसे जिंदा रह पाएंगी, है ना। तो ये चीज है, बस बाकी और कुछ नहीं, इसको लिखने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। मेन कहानी है ये वाली कि आज की रेट में इसको कैसे हम कनेक्ट करें। तो यार देखो, पहले के समय पे जो मैंने आपको बताया, वॉल्केनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ, और आज की रेट में ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, तो उसमें काफी सिमिलैरिटी है।
आज की वार्मिंग का पेस ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू पहले वाला पेस, क्योंकि पहले तो वो नेचुरल था, बट आज की डेट में ये मानव इंड्यूस्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, तो वो और ज्यादा डेंजरस है और खतरे वाली कहानी है। फिर दूसरा पॉइंट, ओशियनिक डेड जोन। गल्फ ऑफ मैक्सिको जैसे एरियाज में लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से हाइपॉक्सिक जोन्स बन रहे हैं। ये जोन्स दिखाते हैं कि मरीन इकोसिस्टम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका बड़ा एग्जांपल है। और आप लोग पढ़ते होंगे जीएस पेपर 3 के अंदर, यूट्रोफिकेशन, डेड जोन्स, पढ़ते हो ना? नहीं पढ़े तो पढ़ना है भैया। और कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज ज्वाइन कर लो। जनरल स्टडीज की प्रॉपर कमांड होना जरूरी है। अब सुनो, स्टडी हमें वार्निंग दे रही है कि अगर हमने एमिशन को कंट्रोल नहीं किया तो CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जो कि एनॉक्सिया से रिकवरी में मिलियन साल लग सकते हैं। यानी कि इतना नुकसान हो जाएगा कि मिलियन साल बाद चीजें सही होंगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर। और इस टॉपिक को समझने के बाद मैसिव एक्सटेंशन इवेंट की एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है। जैसे ऑर्डोविसियन सिलुरियन एक्सटेंशन 443 मिलियन साल पहले हुआ था, ग्लेशिएशन और वार्मिंग साइकिल की वजह से। फिर पर्मियन एक्सटेंशन 250 मिलियन साल पहले हुआ था, जिसको द ग्रेट डाइंग कहते हैं, जिसमें 95% प्रजातियां खत्म हो गई थी धरती से। फिर क्रिटेशियस एक्सटेंशन 66 मिलियन साल पहले हुआ था। माना जाता है कि एक एस्टेरॉयड आके टकराया था धरती से और वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ गई थी, और इस समय पर क्रिटेशियस पीरियड पर डायनासोर्स खत्म हो गए थे धरती से। फिर होलोसीन एक्सटेंशन हुआ, जो अभी का पीरियड चल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो प्रजातियां लुप्त होती आ रही है ना, तो उसको बोल रहे हैं होलोसीन एक्सटेंशन। तो आपको ये याद रखना है बॉस, इसके नाम, है ना, ये द ग्रेट डाइंग, जो जितनी चीज मैंने हाईलाइट करी है वो आप ध्यान में रखो। 95% से ज्यादा प्रजाति खत्म हो गई है। फिर क्रिटेशियस एक्सटेंशन ध्यान में रखना, और इसमें डायनासोर जो है वो खत्म हो गए थे, डायनासोर्स। फिर होलोसीन एक्सटेंशन अभी का, ये क्या होता है, ये मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट पेयर में ये चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये एक ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A का टॉपिक था, जो हमें सिखा रहा है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। और अगर आपने मेंस में ये सिर्फ टाइटल लिख दिया ना, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो जो मेंस की कॉपी चेक करेंगे ना, उनको आ जाएगा मजा कि गजब यार, आप तो कितनी बढ़िया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। इवन प्रीलिम्स में आ जाएगा। प्रीलिम्स में ये सब चीजें आ सकती हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, कि मास एक्सटेंशन इवेंट्स को जो है वो चूज द करेक्ट पेयर में अरेंज जो है वो करो। ये आ सकता है कि बताओ भाई, ये एनॉक्सिक इवेंट जो है वो कब हुआ था, ओशियन एनॉक्सिक इवेंट बने, है ना। जापान के वो उसके वॉल्केनो के बारे में पूछा जा सकता है, क्या नाम था उस जापान के वॉल्केनो का, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो। देखते हैं कौन कितने फोकस से पढ़ रहा है और नोट्स बना रहे हैं, है ना। तो जितनी चीजों के नोट्स बनाने के लिए मैं कहूंगा, सिर्फ उतने ही आपको नोट्स बनाने हैं, उसके अलावा और बनाने की जरूरत नहीं है ना। चलो, तो ये था पूरा वाला टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। अब गाइस, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आया है। क्या आपको पता है कि भारत के पीएम की 43 सालों में पहली बार कुवैत विजिट हुई है, और इस विजिट ने इंडिया और कुवैत के रिलेशन को और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ले जाने का काम किया है। तो देखो, इतने सालों बाद पीएम कहीं पर गए हैं, इंडियन पीएम, तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से इस टॉपिक की एक एक डिटेल्स। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसका नोट्स लिखवा दूंगा। समझते हैं इस विजिट की इंपॉर्टेंस के बारे में। 1981 के बाद यह पहली बार हुआ है कि भारत के पीएम ने कुवैत विजिट किया। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स पे एक चीज का आंसर जो है वो लिखकर बताओ फटाफट, कि कुवैत कंट्री जो है वो कौन सी मतलब कंट्रीज के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और इवन एक और चीज, कुवैत कुवैत जो कंट्री है, उसी से जुड़ी एक वाटर बॉडी भी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सी वाटर बॉडी है जो कुवैत से जो है वो जुड़ी हुई है? एक गल्फ है ना, तो वो कौन सा गल्फ है? तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर जो है बताना।
और कुवैत कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ये भी आप जो है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कुवैत का। इतने सालों बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हैं, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए इसके बारे में अच्छी जानकारी, है ना, अच्छी डिटेल्स। तो सुनो, 1981 के बाद पहली बार भारत के पीएम ने कुवैत विजिट किया। कुवैत ने भारत के पीएम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, जो वहां का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। फिर इसके अलावा आगे की जो है वो चर्चा करें। देखो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड वो अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, अभी आप सिर्फ जो बता रहा हूं वो सुनो। इंडिया और कुवैत के रिलेशंस को अब ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस मिल गया है। इसका मतलब है कि दोनों देश अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस और कल्चरल एरियाज में ज्यादा क्लोजली काम करेंगे। तो एक एक करके चीजों को थोड़ा सा जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और कोस्टल डिफेंस पे काम करने के लिए एमओयू साइन हुआ इस विजिट में। 2025 से 2029 के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम और 2025 से 28 के लिए स्पोर्ट्स कॉपरेशन प्रोग्राम जो है वो यहां पर शुरू जो है वो किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ई गवर्नेंस में कोलैबोरेशन के साथ ऑयल और रेन्यूएबल एनर्जी में भी काफी फोकस जो है वो किया गया। राइट, एनर्जी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। कुवैत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनना भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया और जीसीसी, जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो, इसको कंप्लीट करने के ऊपर जो है वो दोनों देशों ने बात करी, जिससे कि दोनों देशों के बिजनेस जो है वो काफी स्ट्रांग हो सके। तो ये चीजें थी। फिर इसके अलावा भारत और कुवैत के रिलेशन सिर्फ अभी के नहीं गाइस, बल्कि इनकी एक हिस्टोरिकल डेप्थ भी है। ब्रिटिश एरा के टाइम पर इंडियन रुपीस कुवैत की ऑफिशियल करेंसी थी, पता है आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडियन रुपीस कुवैत की ऑफिशियल करेंसी। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार जो होता है ना, इसमें पर्ल्स, अरेबियन हॉर्सेस, इसका एक्सचेंज होता था पास्ट में, इतिहास में। दोनों देशों के बीच काफी फेमस था ये। मोतियों का ट्रेड, अरेबियन हॉर्सेस का ट्रेड। 2023-24 की अगर हम बात करें, तो दोनों कंट्रीज का बायलेटरल ट्रेड 10.47 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का सिक्स्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, जो हमारी एनर्जी नीड्स का 3% पूरा करता है। 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस कुवैत में हैं, जो हेल्थ केयर इंजीनियर्स और रिटेल जैसे सेक्टर में काम करते हैं। फिर आगे की चर्चा करें, कुवैत भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो पहला, कुवैत गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो भारत के ट्रेड और एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये कुवैत का जो विजन है 2035 का, अंडर स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड है। यानी कि इस विजन के तहत स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, जो भारत के स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब जो इंडियंस काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर, आपको पता है भारत की इकोनॉमी को बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस के थ्रू सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये विजिट गाइस सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं था, बल्कि इंडिया और कुवैत के रिलेशंस को नए लेवल पर ले जाने का एक इंपॉर्टेंट कदम था। चाहे वो डिफेंस कॉपरेशन हो, ट्रेड एग्रीमेंट हो, या फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हर एरिया में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये पार्टनरशिप ना सिर्फ दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होगी, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में भारत की प्रेजेंस को और स्ट्रांग बनाएगी। तो देखो, ये ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये देखो करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं ये। इंटरनेशनल रिलेशन में तो आप पढ़ोगे वेस्ट एशिया के टॉपिक को। अब उसमें क्या आ गया, अब आपको एक पॉइंट जो है वो मिल गया कि हाँ भाई, इंडिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 43 ईयर्स बाद, अब लिखो आप, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत विजिट किया, ब्रैकेट में लिख देना 43 ईयर्स बाद, सिंस 1981, सिर्फ इतना लिखो। और काफी सारे एरियाज में उन्होंने चर्चाएं करी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर लिखना, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रीलिम्स में आ सकता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इससे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, किस देश ने
इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से। तो आपको पता होना चाहिए कुवैत, है ना। फिर इसके अलावा अब दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। ये जॉइंट कमीशन ऑन ऑन कॉपरेशन इन्होंने बनाया है, जिसके थ्रू फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ मिलेंगे। तो वो सब देखो, वो तो डिप्लोमेटिक अब बातचीत होना शुरू हो गई, तो इकोनॉमिक टर्म्स में, हर टर्म्स में, ट्रेड के टर्म्स में ही हम लोग बातचीत करते रहेंगे अब कंटिन्यूअस, है ना। हमारी बातचीत चलती रहेगी, तो लिखने की आपको जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो अब ऑब्वियस सी बात है कि बातचीत हुई तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग कंडक्ट करेंगे, है ना। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो ये 25 से 29 तक के लिए, और स्पोर्ट्स कॉपरेशन के लिए प्रोग्राम 25 से 28 तक के लिए लाने की बात की जा रही। वो भी आप मत लिखो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा लिखने के लिए। हाँ, कुवैत आईएसए का मेंबर जो है वो बन गया है। अब आईएसए का टॉपिक जब आएगा तब उसमें टोटल मेंबर्स की लिस्ट जो है वो देख लेना, वैसे इतना कुछ खास नहीं है याद रखने लायक जो एग्जाम में पूछे आपसे। ठीक है, बस हिस्टोरिक रिलेशंस में, हाँ ये एक फैक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इंडियन रुपीस जो है वो कुवैत के अंदर चलता था ब्रिटिश टाइम के पीरियड में। ऐसा लिख देना, ब्रिटिश पीरियड में इंडियन रुपीस चलता था कुवैत में। अब ये इकोनॉमिक रिलेशन एग्जैक्टली ट्रेड वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुवैत जो है वो इंडिया का छठा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल पार्टनर है, ये मेंशन कर दो। ये थोड़ा सा एनर्जी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एक्सपोर्ट कुवैत में गए हैं 2 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, एक्सीड कर गए पहली बार। वो सब भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट वगैरह तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस रह रहे हैं कुवैत के अंदर, तो हर जगह रह रहे हैं भाई इंडियंस तो हमारे। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं। कुवैत विजन 2035, भाई उनका विजन है, हमारा नहीं है ना। बट हाँ ठीक है, हम उनको स्किल वर्कफोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये समझने वाली बात होती है। आप मेरा लेक्चर रेगुलरली अगर फॉलो करोगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती जाएंगी, आपको ये लिखने विखने की जरूरत नहीं है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसके अंदर 6 अरब कंट्रीज हैं। अब ये गल्फ कॉपरेशन का काउंसिल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जब वो आएगा तब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन फोकस था वो अपने कुवैत के ऊपर था, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसी चीज पर बस अभी आपको फोकस करना है, दैट्स इट। आज बड़े टिपिकल से टॉपिक न्यूज में जो है वो देखने को मिल रहे हैं, बट चलो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ। टिपिकल से टिपिकल टॉपिक को इजी तरीके से समझाऊंगा, और समझा ही रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। बट रेगुलर रहो आप लोग। मेन फोकस आपको करना है कि आपको रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करनी है, कि रेगुलर लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाना छोड़ना मत, नहीं तो पता है आप सोचोगे चलो यार मैं हफ्ते में एक दिन बैठ के एक साथ पूरे नोट्स बना लूंगा या बना लूंगी। भाई वो प्रोकास्टिनेट करोगे तो सब छूट जाता है, पाइल अप होती जाएंगी फाइल, फिर एक टाइम पर आप बोलोगे छोड़ो यार, अगले साल देखते हैं। रोज करो। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज इज अ मैराथन। आपको रोज दौड़ना है, रोज अपने टारगेट्स पूरे करना है, दैट दैट इज योर मेन प्रायोरिटी। चलो, अब जीएस पेपर 3 का टिपिकल टॉपिक एक और आ गया, और भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम भी है ये। हम बात कर रहे हैं इंडिया के क्वांटम लीप के बारे में इन सिक्योर कम्युनिकेशंस। तो आओ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। नेशनल क्वांटम मिशन, भारत की क्वांटम लीप, सिक्योर कम्युनिकेशन में क्रांति आई है, क्वांटम सैटेलाइट, ये सब चीजें अभी हम लोग समझने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। तो आपको पता है कि भारत अगले 2-3 सालों में अपना पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सब नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर हो रहा है, जो 2023 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनो, है ना। 2023 में लॉन्च हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लद्दाख के हैनली ऑब्जर्वेटरी को सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम की कंट्रीब्यूशन के लिए परफेक्ट साइट माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये क्वांटम सैटेलाइट और ये QKD, जिसको मैं बोल रहा हूं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, होता क्या है। तो आओ इसको हम लोग इजी तरीके से जो है वो समझेंगे। देखो यार, एक क्वांटम सैटेलाइट क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करती है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। इसमें एक खास टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है जिसे कहते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर कोई आपके डेटा को चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाएगा। अब ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है। अब देखो, क्वांटम मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि दो प्रिंसिपल्स होते हैं, मेजरमेंट और इंटेंगलमेंट। क्या? मेजरमेंट और इंटेंगलमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स का उपयोग जो है वो मेनली किया जाता है ना। इसको पॉसिबल बनाते हैं ये दो प्रिंसिपल्स।
जब कोई थर्ड पार्टी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो डेटा की स्टेट तुरंत चेंज हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ टेम्पर प्रूफ लॉक ऑन योर डेटा। मतलब आपके डेटा पर जो है वो ऐसा लॉक लग जाएगा कि उसको कोई चुरा ही नहीं सकता किसी कीमत पर। इसलिए ये इतना खास है क्वांटम सैटेलाइट। और ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो जिसमें ये क्यूकेडी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का रोल है, इसमें आपको क्लासिकल इंक्रिप्शन और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्लासिकल इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो अभी तक काफी पॉपुलर है ये। उसमें सीक्रेट कीज का उपयोग होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये क्लासिकल इंक्रिप्शन जो है उसका हैक है क्वांटम कंप्यूटर्स। अब दूसरे नंबर पर आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फोटॉन्स के थ्रू डेटा शेयर करते हैं या की शेयर करते हैं, मेनली फोटॉन्स के थ्रू। जैसे कोई इस डेटा को चोरी करने की अगर कोशिश करता है तो फोटॉन्स का स्टेट चेंज हो जाएगा और अलर्ट मिल जाएगी कि कोई चोरी कर रहा है। और आप इसे एक डिजिटल चोर पकड़ने वाले अलार्म की तरह समझ सकते हैं कि जैसे ही डेटा चेंज हुआ, लीक हुआ कहीं से भी, तो ये तुरंत अलर्ट हो जाएगा, वार्निंग जो है वो देना शुरू कर देगा। समझ रहे हो। तो आपने क्या चीज समझी अभी तक कि ये क्वांटम सैटेलाइट जो हम प्लान कर रहे हैं तैयार करने के ऊपर, वो हमारी क्वांटम कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए है, हमारे कम्युनिकेशन को इंक्रिप्टेड बनाने के लिए। देखो यार, आगे चल के आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन मिलेगी आपको, या एसपी डीएसपी की पोजीशन पे रहोगे, तो भाई आप अगर जो कम्युनिकेट कर रहे हो, सोचो वो कम्युनिकेशन अगर कहीं लीक हो जाए, दूसरे को पता लग जाए, या आपका मिशन फेल हो सकता है। और ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए कितना जरूरी है ना, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में चाइना ने काफी काम किया है। उनके पास 3 क्वांटम सैटेलाइट और 4 ग्राउंड स्टेशन हैं। अब इंडिया भी इस पर जो है वो काम कर रही है। इसरो ने सक्सेसफुली फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट किया था 300 मीटर पर। और रिसर्च के मुताबिक लद्दाख की एक यूनिक लोकेशन 500 किलोमीटर तक के सिक्योर क्वांटम सिग्नल्स के लिए परफेक्ट है। ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक नए लेवल पर ले जा सकती है। तो अब बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल क्वांटम मिशन। बात ध्यान समझना, भारत का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये नेशनल क्वांटम मिशन। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये मिशन 2031 तक चलेगा। और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। क्या, पहली चीज, लॉन्च हुआ था 2023 में 6000 करोड़ के बजट के साथ, और 2031 तक का ये पूरा मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है 50 से 1000 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना, सिक्योर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, इंटरसिटी क्यू के डी को 2000 किलोमीटर तक लेकर जाना, यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। यह मिशन डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को मजबूत करेगा, और कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर जो है वो बनेगा। पर यार, जितनी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उनके साथ क्या होती है, काफी सारी चुनौतियां होती हैं, है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को जो है वो मेनली देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हाई कॉस्ट का। ये सब काफी एक्सपेंसिव होते हैं। सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी का रिस्क होता है, कहीं हार्डवेयर ना निकाल के ले जाए कोई, है ना। अब जैसे एग्जांपल, जिसको चोरी करनी है ना, डेटा की। अब किसी के मतलब जैसे घर पे सीसीटीवी लगा है। अब सीसीटीवी में एक डीवीआर होता है जहां पर पूरा डेटा जो है वो सेव रहता है। सीपीयू, जैसे यार कंप्यूटर का सीपीयू मान लो, है ना। कंप्यूटर के सीपीयू में पूरा डेटा फीडेड है। अब ले गया कोई सीपीयू उठा के, फिर क्या करोगे। दैट इज द अगेन इशू। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, बट हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हार्डवेयर तैयार करना भी अपने आप में एक चैलेंज है इस प्रकार का। फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम सिग्नल एम पे आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते, नहीं उस पर आप बिल्कुल बने नहीं रह सकते। पर इसके सॉल्यूशन भी है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी,
क्वांटम ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। और अगर भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करे तो ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल जो है वो हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर की सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के लिए एक नई दिशा तय करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हालांकि देखो ये जो टॉपिक होते हैं ना, इसमें बहुत ही कम चीज जो होती है जो एग्जामिनेशन में पूछी आती है, बट इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल क्वांटम मिशन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें एक ये ध्यान में रखो, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, क्वेश्चन आ सकता है, हैंडले लद्दाख के अंदर। ये बिल्कुल आइडियल, मतलब कि बिल्कुल सटीक लोकेशन है जहां पर आप सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो हम लद्दाख के अंदर ये क्वांटम सैटेलाइट्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हैंडले हमने लोकेशन जो है वो चुनी है। अब क्वांटम सैटेलाइट क्या है तो वो मैं आपको पता ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं स्पेसिफिकली। बट हाँ, आप ये लिखो क्वांटम सैटेलाइट, फिर डैश करके लिखो रिलाय ऑन। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, पर्टिकुलरली क्यूकेडी के ऊपर, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि यही चीज जो होती है वो कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है, इनक्रिप्टेड बनाती है। ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल्स जो यूज होते हैं वो मेजरमेंट और इंटेंगलमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं टैंपरिंग को अनऑथराइज एक्सेस से। तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी आ सकता है। ठीक है। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में सिर्फ इतना लिख दो कि एक क्लासिक इंक्रिप्शन होता है जो जो तोड़ा जा सकता है किसके थ्रू, सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू। क्वांटम काउंटर कंप्यूटर जो है वो इसको हैक कर सकते हैं, ठीक है, क्लासिक इंक्रिप्शन को। बट ये क्यूकेडी जो है, ये क्यूकेडी सबसे बेस्ट होता है, जिस पर अभी हम लोग, याद करो, लद्दाख हैंडली पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। क्यूकेडी को तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, फोटॉन्स के ऊपर। ये फोटॉन्स का उपयोग करता है ये की को बनाने के लिए। और जैसे ही कोई इंटरसेप्ट करता है तो तुरंत इसको पता लग जाता है, और इवन जहां से इंटरसेप्ट किया उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है इसके अंदर। तो इन दोनों में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्लासिक इंक्रिप्शन ज्यादा बेहतर है या क्यूकेडी बेहतर है। तो अभी आज की रेट तक क्यूकेडी सबसे बेहतर माना गया है। और किसके ऊपर रिलाय करता है, वो फोटॉन्स के ऊपर रिलाय करता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब पूरे दुनिया में चाइना अच्छा काम करी, भाई हम भी करेंगे, है ना। तो ये सब लिखने की अभी जरूरत नहीं है। 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड नेशन ने बोला है भैया, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स भी है, महंगा है, और ये सब प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी हाई होता है, कई बार ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो बेहतर नहीं हो पाते, हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज का इशू है ना। क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का मिशन है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डीएसटी के अंदर आता है ये, ठीक है। और बजट इसका लिख लेना, 6,000 करोड़ रुपए का। और कब तक ये प्रोग्राम चलेगा, तो 2031 तक चलेगा। इसके अंदर क्या क्या डेवलप करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए, सेंसिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, और हेल्थ केयर के लिए, वेरियस चीजों के लिए, बैंकिंग के लिए, ये सब। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, 50 से 1,000 क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर्स तैयार करना, एक सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, यानी कि क्वांटम सैटेलाइट बनाना, और इंटरसिटी क्यूकेडी को 2,000 किलोमीटर के आसपास जो है वो लेकर जाना। अभी अभी 300 मीटर या 300 मीटर था, किलोमीटर था, कहां पर, 300 मीटर, 300 मीटर का भी इन्होंने वो किया है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुली जो है वो स्टैब्लिश किया था। और अब 2,000 किलोमीटर तक का स्टैब्लिश करना है, सोचो आप। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसके, बस इतनी चीज आपको लिखनी है, उसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखो यार, कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक्स थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे बताया करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। मैं ट्राई तो ऐसा करता हूँ कि इस प्रकार से एक्सप्लेन करूँ कि आपको हर एक चीज ईजिली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सामने आया है, तो पहले ध्यान से सुनो। डार्क मैटर से रिलेटेड ये टॉपिक है, कि क्या है ये डार्क मैटर, आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खोज हुई है, डार्क मैटर का एक नया रहस्य सामने आया है। तो हम बात करेंगे डार्क मैटर के बारे में। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी चैलेंज करता है। और अब साइंटिस्ट ने इसका मिनिमम मास रिवाइज किया है,
और क्या है ये डिस्कवरी, तो इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले तो डार्क मैटर एक इनविजिबल मैटर है जो ना तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही एमिट करता है। इसका मतलब है कि हमें ये सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, यानी कि एक ऐसा मैटर जो कभी नहीं दिखेगा। फिर भी ये यूनिवर्स का 27% पार्ट बनता है, 27% पार्ट। कंपेयर करें विजिबल मैटर से जो सिर्फ 5% है। यानी कि सोचो, इस यूनिवर्स का विजिबल मैटर 5% है और ये डार्क मैटर 27%। डार्क मैटर है बारियोनिक मैटर से, मतलब ये अलग है इससे। डार्क मैटर जो है ये बारियोनिक मैटर से अलग है, जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करता है, इसलिए इसे कन्वेंशनल मेथड से डिटेक्ट करना मुश्किल है। सोचो, आपके अब आपको एक चीज पता लग गई कि डार्क मैटर किस फोर्स से इंटरैक्ट करेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दूसरे मैटर से अलग है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलते हैं अपने साथ। अब सवाल उठता है इसके कंपोजिशन के बारे में। तो डार्क मैटर किस चीज से बना है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये WIMPs, यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है, साइंटिस्ट मान रहे हैं कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स जो है उसका कॉम्बिनेशन है। दो प्रकार की चीजें हैं इसमें। एक है न्यूट्रलिनोस, ये न्यूट्रिनोस से हैवी और स्लो होते हैं। और एक है स्टेराइल न्यूट्रिनोस, ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और नॉर्मल मैटर का हिस्सा नहीं है। मास के हिसाब से WIMPs के पार्टिकल्स का वेट एक प्रोटॉन के मास से 10 से 100 गुना ज्यादा हो सकता है। तो सोचो आप, प्रोटॉन से भी ये हैवी आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। इसकी मास रेंज 10 से 100 गुना ज्यादा। अब आगे बढ़े, तो साइंस में प्रूफ जरूरी होते हैं। तो कैसे पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है जब बोल रहे हो कि दिख ही नहीं रहा? अब देखो, गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स की अगर हम बात करें, तो गैलेक्सी के जो एजेस है ना, बाहरी वाला पार्ट, बाहर वाला गैलेक्सी के, इस पर स्टार्स एक्सपेक्टेड स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव करते हैं एज पर। विजिबल मैटर इन्हें मतलब समझा नहीं जा सकता। और यहां डार्क मैटर का रोल समझ आता है कि भाई ये फास्ट क्यों मूव कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा मैटर है इनके आसपास जो बाईपास कर रहा है इनको। दूसरा है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट के पास बेंड होती है, एक बड़े ऑब्जेक्ट के पास जब लाइट बेंड होती है, तो विजिबल मास से ज्यादा ब्लेंडिंग दिखती है। और ये अनसीन मास का इंडिकेटर है कि यहां पर आपको दिख नहीं रही है। दूसरा, गैलेक्सीज की डिस्ट्रीब्यूशन और मोशन को देखकर साइंटिस्ट को लगा कि बड़ी स्केल के स्ट्रक्चर्स बनाने में डार्क मैटर का बड़ा रोल है। अभी भी मुझे पता है कि आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें ऊपर उड़ रही होंगी, बट डोंट वरी। मैंने बोला ना कि सिर्फ अभी सुनो, फोकस करो। फिर जब मैं चीजों को पकड़ूंगा आपके लिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या नहीं रखना। अच्छा, अभी तक तो एक चीज क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशन के साथ ये इंटरैक्ट करता है, जो आपके लिए काम किए एग्जामिनेशन के लिए डार्क मैटर। क्योंकि अभी देखो, इससे रिलेटेड अभी रिसर्च चली रही है कि क्या है भाई ये। और हमने देख लिया कि भाई 27% यूनिवर्स का डार्क मैटर है और विजिबल मैटर मात्र 5%। है ना? अब सुनो, बात ध्यान समझना। एक मेजर अपडेट आई है। पहले डार्क मैटर का मिनिमम मास 10 - 31 प्रोटॉन मास कंसिडर होता था। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसे रिवाइज करके 2.3 इंटू 10 - 30 प्रोटॉन मास जो है वो कर दिया है। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हालांकि गाइस देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो 10 टू दी पावर, ये बेसिकली -31 इस तरीके से जो है वो कहा जाता है ना? तो ये ध्यान में रखना पड़ा होगा आपने मैथ्स के अंदर। तो मैंने इन जनरल जो है वो आपको बताया जैसा लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहले डार्क मैटर जो था उसका मिनिमम मास था 10 टू दी पावर -31 प्रोटॉन मास। ये कंसिडर होता था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसे रिवाइज करके 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -30 प्रोटॉन मास जो है वो कर दिया है।
तो ये चीज जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो अभी लेटेस्ट जो ये न्यूज में जो है वो चीजें नजर आई हैं वो है ये, है ना, कि अब नया मास जो है वो प्रोटॉन मास जो है वो रिवाइज हुआ है डार्क मैटर का। क्या ये चीज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो यार कभी कभी प्रीलिम्स पूछ सकता है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा इसके नोट्स, बाकी उतनी कुछ खास नहीं है। ये डिस्कवरी लियो सेकंड गैलेक्सी के ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुई। रिसर्चर्स ने स्टार्स के मोशन और डेंसिटी प्रोफाइल को एनालाइज किया और फिर एक इक्वेशन सॉल्व करी। रिजल्ट ये आया कि लाइटर पार्टिकल्स इस डेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए मिनिमम मास को रिवाइज करना पड़ा। अब ये चीज जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में जो है वो डार्क मैटर जो है वो क्यों जरूरी है और किस किस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। तो अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर WIMPs को डिटेक्ट कर रहा है। जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट जेनॉन एटम्स के साथ WIMPs के इंटरेक्शन स्टडी करता है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ये अंटार्कटिका में स्टेराइल न्यूट्रिनोस के क्लूज ढूंढ रहा है। CERN का लार्ज हार्डन कोलाइडर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर के रोल को एक्सप्लेन करता है। बस। तो गाइस देखो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये हमारी यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री हैं। जहां डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, वहीं डार्क मैटर गैलेक्सी को एक साथ बांध के रखा है। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, बट इस टॉपिक में क्या चीज आपके लिए काम की है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ उतनी चीज मेंशन करना। देखो, एक तो ये स्टडी आ गई कि ये मिनिमम मास जो अब डार्क मैटर का है वो कितना हो गया है, वो 2.3 इंटू 10⁻⁻30 प्रोटॉन मास। ये ध्यान में रखो, है ना। पहले जो थी वो लोअर लिमिट थी 10⁻⁻31 प्रोटॉन मास, वो मत लिखना, ये याद रख लो, ये वाली इक्वेशन। अब डार्क मैटर क्या है, तो पहला पॉइंट ये लिख देना कि भाई ये इनविजिबल मैटर है। पहली चीज तो नाम से इनमें आ रहा है। ये किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, है ना। और 27% यूनिवर्स का ये डार्क मैटर है। फिर इसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होते। ना ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ना रिफ्लेक्ट करेगा, ना छोड़ेगा। बस इतनी चीज डार्क मैटर से रिलेटेड लिख लो। ठीक है, अब मास रेंज इसकी कितनी क्या है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ ये जरूर लिख लो आप, ये WIMPs ये डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए होते हैं ये। अभी रुक जाओ। एविडेंसेस जो है वो क्या सपोर्ट करते हैं डार्क मैटर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में अब ये रिसर्चर्स ने ये लियो सेकंड गैलेक्सी को जो है वो स्टडी किया, ऑब्जर्व किया इक्वेशंस के थ्रू, और फिर ये इस कंक्लूजन पे निकल के आ गए। तो वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। बस इतनी चीज अभी ध्यान में रखो यार, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। और ये पूरे प्रोजेक्ट्स के नाम लिख लेना। ये प्रोजेक्ट्स के नाम कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर, जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंटार्कटिका के अंदर, CERN लार्ज हॉर्डन कोलाइडर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये सब चीजें डार्क मैटर को समझने पर जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। इस टॉपिक में और कुछ ज्यादा खास नहीं है समझने के लिए। अब गाइज, 55th GST काउंसिल काउंसिल मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ध्यान से सुनो। तो आपको पता होगा GST काउंसिल क्या होता है? किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ क्या है GST काउंसिल। अब GST काउंसिल के आर्टिकल आपको पता होना जरूरी है। कौन से आर्टिकल के तहत आती है एस्टैब्लिश हुई GST काउंसिल? बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट अभी लिख के बताओ। आर्टिकल 279A, याद रखना। इसके तहत GST काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। इसका मेन काम है GST से जुड़ी रिकमेंडेशंस देना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं और इसमें हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2022 के मोहित मिनरल केस के बाद GST काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, यह कहा गया। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का भी अपना रोल है। समझे? अब सुनो, ये 55th जो GST काउंसिल हुई थी उसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात हुई है, सिर्फ सुन लो।
सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि जीएसटी का टॉपिक आपके पॉलिटी में अलग से है ना। तो अभी 55th इसकी मीटिंग हुई है, सिर्फ ये हेडलाइन जो है वो डाल लो और सिर्फ समझो सुनो, क्योंकि ये टॉपिक रिपीटेडली अभी न्यूज में आएगा कुछ दिनों तक, तो आपको और क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। और बाकी जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट्स पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया, इसके क्या काम है, इसको हेड कौन करता है ना। लोग अक्सर इन सब क्वेश्चंस में गलती करके आ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहला डिसीजन है कि यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जीएसटी रेट्स का। अब इस पर 12% की जगह 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन सिर्फ मार्जिन वैल्यू पर, अगर ये बिजनेस सेल हो तो। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो, यही गड़बड़ी थी जो लोगों को पता नहीं थी, और इसलिए अभी बहुत सारी रील्स बन रही है, फालतू का कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि अब आपको पता है कि आजकल सेकेंड हैंड कार के मार्केट जो है वो काफी बढ़ गए हैं, है ना। काफी सारी कंपनीज होती है ना अलग अलग, सेकेंड हैंड कार्स जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर वो कंपनी वाला बेच रहा है तो उस पर 12% डिफरेंस पर जीएसटी, 18%, सॉरी, 18% डिफरेंस पर जीएसटी लगेगा। बट अगर मैंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दे दी, है ना, आपको बेच दी, तो उस पर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं है भाई। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर नहीं है। ये कंपनी से अगर आप खरीदोगे यूज्ड व्हीकल तो उस पर है। तो ये डिसीजन ईवी एडॉप्शन पर कैसे इंपैक्ट करेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के। और दूसरा फिर आया कि बैंक के पैनल के ऊपर। अब जो बैंक्स और एनबीएफसी लोन टर्म्स का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी चार्ज करते हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक राहत है बोरोवर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो छोटी मोटी उल्लंघन करते हैं। होता नहीं है कई बार, अब पेमेंट बाउंस हो गई, है ना, बैंक में ईएमआई कटनी थी, ईएमआई वाले दिन पैसा नहीं रहा, तो वो लोग पेनाल्टी लगा देते हैं, है ना। उस पर पेनाल्टी पर भी जीएसटी लगा देते हैं, तो उस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा, जो हम लोग को पेमेंट एग्रीगेटर्स देखने को मिलते हैं, वो 2,000 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन पेमेंट गेटवेज और फिनटेक सर्विसेज जो डायरेक्टली फंड सेटलमेंट नहीं करते वो इस एग्जेम्पशन के अंडर नहीं आएंगे। यानी कि अगर आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करते हो, जैसे रेजर पे वगैरह होता है ना, आपने देखा होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसमें जीएसटी लगेगा भाई। बट 2,000 से कम की ट्रांजैक्शन के जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, यानी कि छोटी मोटी कंपनी जो 2,000 से कम के ट्रांजैक्शन हैंडल करती है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसकी अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें और कुछ एग्जेम्पशंस की चर्चा करें, तो सबसे पहले तो सुनो, आप क्लैरिटी सुनो, ये तो देख लेंगे अपन। किसानों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो डायरेक्टली किसान से सप्लाई होते हैं, अब वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। किशमिश, रेजन्स और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और किशमिश अब जीएसटी मुक्त हो गई हैं। जीन थेरेपी को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इससे मेडिकल रिसर्च को काफी बूस्ट मिलेगा। पॉपकॉर्न लवर्स के लिए भी एक अपडेट है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न अगर प्री पैक्ड है तो 12% जीएसटी लगेगा, और अगर नहीं तो सिर्फ 5%। खुले पॉपकॉर्न मिल रहे हैं तो 5% जीएसटी। और हाँ, ये वहां जाते हैं ना थिएटर वगैरह में, तो आपको अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न मिलते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न, तो उस पर 18% लगेगा। ये चीज है। आगे की चर्चा करें। अब इन सब डिसीजन का देखो, ये जो मैं आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया, तो यहाँ पर लिखा भी हो आप लोग के लिए। अब देखो इन सब डिसीजन का इंपैक्ट क्या है। तो देखो, यूज ईवी जो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इनका टैक्स रेट अलाइन करना एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, क्योंकि इससे ईवी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। फार्मर्स के लिए काली मिर्च और जो ये किशमिश पर एग्जेम्पशन, वो फार्मर्स को काफी सपोर्ट देगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी के बाहर है, क्योंकि स्टेट वैट रेवेन्यू लूज नहीं करना चाहती। स्टेट ये नहीं बोलना चाह रही कि भाई, मतलब स्टेट को तो वैट चाहिए। अब ये डिसीजन भारत की इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल और सोशल लैंडस्केप को जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि भाई अभी जीएसटी की मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग में क्या क्या चीजें नजर आई। तो अब आप क्या क्या लिख लो, अब मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी लिखने वाली चीज, एक बार रिवाइज करा देता हूं।
देखो इसके, इसको चेयर कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, याद रखना है। ठीक है। अब किन किन एरियाज पर बात हुई तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अभी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख सकते हो नोट्स अगर बनाने हैं तो, वैसे उतने कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बना लो तो थोड़ा ठीक रहेगा कि इसकी जो सेल्स है, यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल पर जीएसटी 12% से 18% कर दिया है। और मार्जिन वैल्यू पर ही सिर्फ जीएसटी जो है वो लगेगा। मार्जिन वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना? कि अब जैसे आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और उसको जो है वो आप 15 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो जो डिफरेंस आएगा सिर्फ उसी पे जीएसटी लगेगा। और ये सिर्फ बिजनेस सेल्स पे लगेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूज ईवी बेच रहा है तो उस पर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं देना है। क्योंकि जीएसटी बिजनेस के लिए होता है ना, बहुत एज सिंपल एज, लिखने की क्या जरूरत। बैंक की पेनाल्टी चार्जेस पर कोई भी जीएसटी अब नहीं लगेगा, ठीक है, बाउंस वगैरह होती है कोई भी चीज तो, पेमेंट वगैरह। 2,000 रुपए तक के नीचे के पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है उनको जीएसटी से एग्जाम जो है वो कर दिया है। बट इसके अंदर कोई भी पेमेंट गेटवे या फिनटेक सर्विसेज की जीएसटी कवर्ड नहीं है। स्टेट ने अपोज किया कि भाई एविएशन टरबाइन फ्यूल को जो है वो जीएसटी के अंदर मत शामिल करो। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये जीएसटी के दायरे के बाहर है ना। इस पर जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट लेवल वैट जो है वो लगता है। ब्लैक पेपर और किशमिश, जीन थेरेपी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गई, ये एग्जेम्पशन है ना। ठीक है। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खुले पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, है ना। प्री पैक्ड और लेबल्ड वाले 12%, और कैरमल वाले 18%। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, आर्टिकल 279A। ये लिखना मत 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, क्योंकि ये वाली चीज आपके पॉलिटी में ऑलरेडी मेंशन होती है, तो आपको लिखने इससे रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये देखो, ये लिखो आप, सेफे सेफेलो सेफेलोपोड्स, ठीक है, सेफेलोपोड्स। क्या है भाई ये सेफेलोपोड्स? ये बेसिकली मॉल्युक्स है, जैसे कि ऑक्टोपस और स्क्विड्स होता है ना, वैसे ही दिखने वाले होते हैं। इनका कैल्शियम कार्बोनेट शेल जो है वो जा रहा है इवोल्यूशन के दौरान। इवोल्यूशन समझते हो ना, कि जैसे जैसे यानी कि इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि बंदर से ह्यूमन बना, तो जैसे जैसे ये इवॉल्व कर रहे हैं इनका जो शेल है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है। और नॉटिल्यूस, ये एक लौते सेफेलोपॉड्स हैं जिसका एक्सटर्नल शेल है, बाकी सबका खत्म हो गया अभी तो। ऑक्टोपस के अंदर मोर देन हाफ ऑफ देयर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन देयर आर्म्स। ऑक्टोपस के आर्म्स में आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उसके, सेंट्रल ब्रेन की जगह, यानी कि उसका आर्म जो है वो काफी सेंसिटिव होता है। ब्लू ब्लड होता है इनका, सेफेलोपॉड्स का, कॉपर बेस्ड हीमोसाइनाइन के कारण। ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक था, लिख लेना इसके नोट्स, ये वाले नोट्स बना लेना। नेक्स्ट, नदर्न जाइंट हॉर्नेट। नदर्न जाइंट हॉर्नेट जो है ये एशिया में पाया जाता है। ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो देखा गया था, वॉशिंगटन स्टेट में, कैनेडियन बॉर्डर के नजदीक 2019 में। हॉर्नेट जो है वो एक उसको अभी खतरा है हनी बी से, राइट। ठीक है, 90 मिनट के अंदर जो है वो उसके पूरी के पूरे घर को तबाह कर देती है वो हनी बी। और वेनॉम जो होता है, यानी कि जहर जो होता है नदन जाइंट हॉर्नेट का, ये 7 गुना ज्यादा होता है कोई भी मधुमक्खी के काटने के जहर से। ठीक है। हॉर्नेट मधुमक्खियां के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब देखो जीएसटी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि इसके जो रिफॉर्म्स जो अभी प्रपोज किए गए हैं, जो सुधार की बात की गई है, तो ये किस प्रकार से जो है वो हेल्प करेगी इंडिया की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसके बारे में मेंशन करिएगा। और अभी जो मुद्दा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगने का, वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ट्राई करिएगा दिमाग लगा के लिखने की। आधे घंटे 45 मिनट बैठिए पेन और पेपर लेकर और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो बस गाइज आज के लिए सब इतने ही टॉपिक्स थे। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।